तो हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 ऑफ व्हाट? पार्ट 2 ऑफ सितंबर 2023 करंट अफेयर की बात करेंगे। हमने 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट 61 से लेकर 125 तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिससे हमारा पूरा जो मंथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर हमने क्वेश्चन बना लिया होगा, जिससे हमारे अंदर एक तरह से पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। बिकॉज इससे बाहर कहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना लेंगे भाई। ओके, एंड वो नए पैटर्न से बनाएंगे, हलवे वाले क्वेश्चन तो नहीं होंगे, थोड़े से अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे जिस पर दिमाग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है भाई? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। बिल्कुल सही है भाई। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, एंड इट अप्लाइज ओनली टू फूड आइटम्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नो, है ना, सारे आइटम्स में लगता है, सारे एसेंशियल आइटम्स, जैसे अपने पास मेडिसिन हो गया उसमें भी लगता है ये। एंड दिस इट वॉज इनेक्टेड प्राइमरी टू प्रमोट एक्सपोर्ट। नो, ये बनाया गया था तो जो हमारे पास जो होर्डिंग होती थी ना, होर्डिंग को हमारे पास रोकने के लिए, होर्डिंग को यहाँ पे रोकने के लिए, जैसे कि सैनिटेशन भी एक एसेंशियल, सैनिटाइजर को भी एसेंशियल कमोडिटीज़ बना दिया गया था। एंड इट डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन द सेटिंग ऑफ अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय द गवर्नमेंट। नो, इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। हमको बात करनी है एनजेडीजी की, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की बात करनी है। एनजेडीजी मॉनिटर द पेंडेंसी एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस। बिल्कुल सही बात है भाई। जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है वो कितने केसेस पेंडिंग हैं, है ना, कितने केसेस का डिस्पोजल हो गया है सुप्रीम कोर्ट्स में, उसको देखता है। एंड इट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, डाटाबेस होता है किस किस जजमेंट में क्या क्या, मतलब किस किस केसेस में क्या क्या ऑर्डर आया है, क्या जजमेंट दिया गया है। ओके, एंड थर्ड है इट सर्व एज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू द मैनेजमेंट अथॉरिटी लाइक द सुप्रीम कोर्ट एंड रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है ना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के काम में कर, बिकॉज जैसे सपोज कोई सिमिलर केसेस हैं तो उनमें जो जजमेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं जो जज है उसको कि डिसीजन क्या ले। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे भी काम करते हैं नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, जो कि सितंबर 2023 में न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट है ऑल 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63, ये 62 था भाई। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। हमको बात करनी है यूआपा की, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल एज टेररिस्ट अंडर यूआपा। बिल्कुल सही है, ऑर्गेनाइजेशन को भी ये टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल को भी घोषित कर सकते हैं। द हाइएस्ट पनिशमेंट अंडर यूआपा इंक्लूड डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बिल्कुल सही बात है यार। एंड यूआपा ओनली इंडियन नेशनल कैन बी चार्ज। नो, इंडियन के अलावा जो फॉरेनर्स हैं वो भी यहाँ पे चार्ज किए सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स कैन ऑल्सो बी चार्ज अंडर यूआपा। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा एक ही स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, हमसे 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भाई। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हमको बात किसकी करनी है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि सितंबर 2023 में न्यूज़ में था, है ना। एंड द स्कीम एम टू मॉडर्नाइज द वैल्यू चेन बाय फोकसिंग ऑन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एनहांसमेंट। के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को देखता है, बिल्कुल सही है, एंड क्वालिटी एनहांसमेंट करता है। जैसे कि हमारा टमाटर है, टमाटर जो रास्ते में ट्रैवल करते करते सड़ जाते थे, उसको देखते हुए, है ना, जो हमारे पास लाइफ को बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया गया। ठीक है, वैल्यू चेन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है ये। एंड इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नो, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, हस्बेंड्री एंड डेयरी का है अपने पास। So it is Ministry of Fisheries, Animal Husbandry
एंड डेयरिंग के अंदर आता है। ओके, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द फिशरीज सेक्टर, है ना। और ये फिशरीज सेक्टर, माछ से मतलब मछली, माछ से मतलब मछली, तो इससे समझ लेना भाई, है ना। माछ संपदा योजना जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करता है एंड क्वालिटी एनहांसमेंट की बात करता है। एंड इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ फिशरीज, है ना। ये फिशरीज सेक्टर के ऊपर बेस है। फिशरीज सेक्टर के लिए हमारे पास ना माछ से अवतार होता है ना भगवान का, मछली वाला अवतार, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा है तो थर्ड इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 65 नंबर क्वेश्चन है, कुछ कंट्रीज दिए हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द मैग्रेब रीजन। ओके, हमको बात किसकी करनी है, नॉर्थ अफ्रीका का जो मैग्रेब रीजन है ना। ये न्यूज़ में था भाई, देखना बहुत लोग सुने हुए नहीं होंगे, ऐसे प्रीलिम्स में जब ऐसे क्वेश्चन आते टपकते हैं तो कुछ सोचते बोलते हैं यार ये तो न्यूज़ में था नहीं। भाई न्यूज़ में एक दिन रहता है ना एक इंपॉर्टेंट चीज़, तो उसके हिसाब से यहाँ पे करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जिसने बनाया होगा मंथली करंट अफेयर MCQs या फिर डेली तो भूल जाते हैं, मंथली वाला चीज़ याद रहता है, बिकॉज मंथली में जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बनाया जाता है, ठीक है। तो मैग्रेब रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसमें कंट्रीज आते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ अफ्रीका का रीजन है इसको बोलते हैं मैग्रेब रीजन। क्या बोलते हैं इसको, मैग्रेब रीजन बोलते हैं नॉर्थ अफ्रीका का। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं भाई, इसके अंदर हमारे पास लीबिया आता है, पहला हो गया लीबिया, है ना। दूसरा आता है अल्जीरिया, तीसरा कंट्री है ट्यूनीशिया, चौथा कंट्री है मोरक्को। मोरक्को से कौन इंपॉर्टेंट आदमी आया था भाई, है ना, अल बिरूनी जो था वो मोरक्को से आए थे, है ना। इंडियन ट्रैवलर जो कि किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। एंड उसके बाद वेस्टर्न सहारा एंड मरूटिनिया एंड वेस्टर्न सहारा, ये 6 हमारे पास, इससे हमारे पास कंट्रीज़ हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, ये ऑल कम्स अंदर मैग्रेब रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ओके, तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं भाई, अल्जीरिया आता है मैग्रेब रीजन में, बिल्कुल सही है, अल्जीरिया आता है, ट्यूनीशिया आता है, मोरक्को आता है, लीबिया आता है, इजिप्ट नहीं आता, सूडान नहीं आता। तो इनमें से 4 जो हैं वो हमारे पास किसके अंदर आते हैं, मैग्रेब रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आते हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर। हमको बात किसकी करनी है, जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर की बात करनी है। इट शो दी इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो प्राइस चेंज का इफेक्ट बताता है क्या जीडीपी के अंदर, बिल्कुल सही है। और आज के ज़माने में हम महंगाई को देखने के लिए सबसे बेस्ट मेजर क्या है भाई, जीडीपी डिफ्लेटर है। एंड इट शोज दी इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है क्या, बिल्कुल सही है। एंड जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर एस्टेब्लाइज अ बेस ईयर फॉर कंपेरिजन, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे एक बेस ईयर के ऊपर हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर बेस्ड है, और जो भी हमारे पास करंट बेस ईयर है वो 2011-12 है, फिर है ना। अभी जो बेस ईयर जो है वो 2011-12 है भाई। ओके, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ प्राइस इंक्रीज ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट क्या होगा भाई, नन। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी अपेलेंट ट्रिब्यूनल, है ना। जी स्टेट की बात करनी है, जीएसटी अपेलेंट ट्रिब्यूनल की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सितंबर 2023 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। जी स्टेट हमको बात करनी है जीएसटी अपेलेंट ट्रिब्यूनल की। तो जो जी स्टेट है इज़ ए स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू जीएसटी लॉ एट द अपेलेट लेवल। ओके, क्या ये जो है जीएसटी लॉ के ऊपर जो भी डिस्प्यूट होता है उसको देखता है जी स्टेट, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। एंड द प्रिंसिपल बेंच ऑफ जी स्टेट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे लोकेटेड है भाई, है ना। इसका प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे लोकेटेड है, मेनली इसके 3 ब्रांचेस हैं जो कि हमारे पास, है ना। एंड ईच स्टेट हैव 1 एडिशनल बेंच, है ना। देखो बोला ईच स्टेट हैज़ 1 एडिशनल बेंच बोला है, गलत बात है भाई, है ना। प्रिंसिपल जी स्टेट इसका तो हमारे पास न्यू दिल्ली के अंदर है, बट हमारे पास प्रदेश भर में 31 जी स्टेट ट्रिब्यूनल हैं, जिसमें से हमारे पास यूपी के पास 3 हैं, यूपी के पास 3 है भाई, कर्नाटका के पास, कर्नाटका के अंदर भी 2 हैं, है ना, कर्नाटका के पास 2 हैं, हमारे पास राजस्थान के अंदर भी 2 हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर स्टेट में एक एक जी स्टेट है, तो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
GSTAT aims to provide a quick and effective process for resolving GST and will help reduce the burden on high courts। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बी। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मिलेट्स। हमको बात करनी है मिलेट्स की। क्यों क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे को पता है 2023 को हमने बोला इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। मिलेट हैज़ अ लॉन्ग ग्रोइंग सीजन टेकिंग मोर देन 150 डेज। ना भाई, बहुत छोटा सा ग्रोइंग सीजन होता है, इसलिए तो हम मिलेट को उगाना पसंद करते हैं। मैक्सिमम लोग 65 डेज के अराउंड ये उग जाता है, अराउंड 2 महीने में ये उग जाता है ना। जितने भी मिलेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास ज्वार, बाजरा, अपने पास बहुत सारे रागी, ओके। एंड दे आर ओनली ग्रोन इन रीजन विथ हाई सॉइल फर्टिलिटी। नो, हम इनको उस सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट ना हो, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। मिलेट्स आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रिया मिलेट्स ड्यू टू देयर पुअर न्यूट्रिशनल वैल्यू। नो, इनको न्यूट्रिया मिलेट्स भी बोलते हैं बिकॉज इनमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत हाई है एंड नॉट पुअर, सो इसको बोलते हैं न्यूट्रिया मिलेट्स। न्यूट्रिया मीन्स न्यूट्रिशन रिच मिलेट्स होते हैं ये। तो पुअर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता, इनके अंदर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, तो 68 का आंसर हो जाएगा डी। 69 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू जेनेटिक मोडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। हमको किसकी बात करनी है भाई, जेनेटिक मोडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। जेनेटिकली मोडिफिकेशन और जेनेटिक मोडिफिकेशन इन्वॉल्व इंसर्टिंग डीएनए इनटू द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है भाई। जेनेटिक मोडिफिकेशन का मतलब सपोज ये डीएनए है, एक जीनोम है, तो इसमें हमने क्या किया, दूसरे का जीनोम को ऐड कर दिया, उसको हमने क्या बोला भाई, जेनेटिक मोडिफिकेशन बोला। एंड जीएम प्लांट्स आर डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर। क्या जीएम क्रॉप्स को टिश्यू कल्चर के थ्रू बनाया जाता है? बिल्कुल सही बात है यार। जीएम प्लांट्स कैन रिजल्ट इन न्यू एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल सही। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हैं वो बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ले सकते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, प्लांट का एक पार्ट के टिश्यू को हम उगाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, उसके जीन को एक्सट्रैक्ट करके उसमें एडिट करके डाल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर से। प्लांट के अंदर हमको क्या करना है भाई, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग को एनिमल के अंदर करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। 69 का ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जल जीवन मिशन। देखो भाई, सितंबर 2023 में जल जीवन मिशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए हमसे ये पूछा गया है। इट्स गोल इज़ टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया बाय 2024। जल जीवन मिशन जो है ना, जल जीवन मिशन जो है वो 2024 तक हर घर में, है ना, ऑल रूरल हाउस होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। हर रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात करता है ये, और अपने घर में तो मिल चुका, आपके घर मिलेगा नहीं पता ना। लेकिन जल जीवन मिशन जो है ऑल रूरल हाउस होल्ड, याद रखना, रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक पानी पहुँचाने की बात करता है। द मिशन इंक्लूड्स सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स सच एज वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है यार। एंड इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आर नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। गलत बात है भाई, है ना। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, है ना, IEC, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसका क्या है भाई, की कंपोनेंट्स हैं, तो नॉट बोल रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 1। आंसर क्या हो जाएगा, 70 का ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द धनुष आर्टिलरी गन। हमको बात किसी करनी है, धनुष आर्टिलरी गन की बात करनी है। धनुष हैज़ अ रेंज ऑफ 36 किलोमीटर विथ स्टैंडर्ड एम्यूनेशन। धनुष का रेंज कितना होता है भाई, 36 किलोमीटर तक का रेंज है क्या? बिल्कुल सही है। जो धनुष आर्टिलरी गन है उसका रेंज कितना होता है, 36 किलोमीटर्स तक होता है। एंड धनुष इज एन अपग्रेड ऑफ बोफर्न्स गन। बिल्कुल सही है, बोफर्न्स गन का ये धनुष एक अपडेट है भाई। द एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड, है ना, द एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग धनुष गन। बिल्कुल सही। धनुष गन को कौन बनाता है भाई, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड बनाता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा, तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 है
विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एस्टेब्लिश द अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, है ना, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलायंस ऑफ साहेल स्टेट बनाया है विथ एम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस फॉर द साहेल रीजन पॉपुलेशन। ओके, सो इट इज लैप्टोको गुरमा चार्टर। लैप्टोको गुरमा चार्टर जो है उसने क्या बनाया भाई, उसने क्या बनाया है, उसने अलायंस फॉर साहेल स्टेट्स बनाए हैं जिससे वो क्या कर पाए, म्यूचुअल असिस्टेंस दे पाए एक दूसरे को एंड कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड कर पाए, कलेक्टिव डिफेंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी विश्वकर्मा स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, विश्वकर्मा स्कीम की बात करनी है। इट एम टू एनहांस द एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड बाय ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। बिल्कुल सही है, जो विश्वकर्मा मिशन है वो क्या करता है भाई, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन जो हमारे पास प्रोडक्ट बातें हैं देते हैं उसको वो इन्हांस करता है। एंड द स्कीम प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन ऑफ 1 लाख एंड 2 लाख इन 2 ट्रेंचेस। बिल्कुल सही बात है यार, कोलेट्रल फ्री लोन देता है, बिना कोई आपको चीज़ रखे आपको लोन मिल जाएगा। बेनिफिशरीज विल बी चार्ज्ड अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट विथ एन इंटरेस्ट सबवेंशन कैप ऑफ 8% पेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट सबवेंशन कैप कितना का लगता है, 8% का लगता है, ये सही है भाई। हमसे इन कैट पूछा गया है, इन कैट कोई सा भी नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा 73 का डी। 74 है, विथ रेफरेंस टू नेट न्यूट्रलिटी। हमको बात किसकी करनी है, नेट न्यूट्रलिटी की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेट न्यूट्रलिटी एडवोकेट फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंटरनेट ट्रैफिक है, बिल्कुल सही बात है यार। नेट न्यूट्रलिटी किसकी बात करता है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंटरनेट ट्रैफिक, मतलब इक्वल एक्सेस ऑफ इंटरनेट कंटेंट की बात करता है ना। नेट न्यूट्रलिटी जो है इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है, एज वेल एज इट इंश्योर इक्वल एक्सेस ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ वेबसाइट साइज और फाइनेंशियल रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है। इन कैट पूछा है भाई, दोनों करेक्ट हैं तो इन कैट क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2, यही नेट न्यूट्रलिटी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच टाउन इन वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट established by Nobel laureate Rabindranath Tagore and home to Vishwa Bharati University was added to UNESCO World Heritage Site in 2023, है ना। इनमें से किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया 2023 में, शांति निकेतन। शांति निकेतन को किसने बनाया था भाई, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। एंड वो किसके अंदर काम करता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वेस्ट बंगाल में, शांति निकेतन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था सितंबर 2023 में, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था भाई। क्वेश्चन नंबर 76 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू होयसला टेम्पल्स इन कर्नाटका। हमको बात किसकी करनी है, होयसला टेम्पल इन कर्नाटका की बात करनी है। दी होयसला टेम्पल वेर डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023। 2023 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, बिल्कुल सही बात है यार। एंड दिस टेम्पल आर प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ग्रेनाइट। नो, इनको सोपस्टोन से बनाया गया है एंड नॉट ग्रेनाइट। यूनिक फीचर ऑफ दिस टेम्पल इंक्लूड हॉरिजॉन्टल फ्रीज, आर्टिस्ट साइन स्कल्पचर्स एंड इंटीग्रेट डोरवे कार्विंग। बिल्कुल सही है यार, यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, हॉरिजॉन्टल फ्रीजेस देखने को मिलते हैं, है ना, आर्टिस्ट साइन स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, आर्टिस्टिक डोर कार्विंग देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा है, ओनली 2 करेक्ट। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 77 है भाई, विथ रेफरेंस टू द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। दिस अवार्ड इंक्लूड अ कैश कंपोनेंट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट एंड मेडल। बिल्कुल सही है भाई, इसमें कैश कंपोनेंट मिलता है क्या, बिल्कुल सही है। ऐसा लगे लोगों, बट इट इज इनकरेक्ट, है ना। इसमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट एंड मेडल मिलता है, इट डज नॉट इंक्लूड अ कैश कंपोनेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट। द प्राइज विल बी अवॉर्डेड एनुअली इन 13 कैटेगरीज इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंसेज। बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट हमसे पूछा है भाई। 77 का एक ही इनकरेक्ट है, फर्स्ट, डू नॉट इंक्लूड कैश कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 78 है, विथ रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमको बात किसकी करनी है,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करनी है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हमसे पूछा गया है करेक्ट। आर्टिकल 169 कैन बी अमेंडेड विद अ सिंपल मेजोरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। आर्टिकल 69 क्या है भाई, 169 इज अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। जो एबोलिशन या फिर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हम सिंपल मेजोरिटी के साथ हटा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है यार। आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 368 के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 79 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, हमको बात करनी है नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। किसकी बात करनी है भाई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट रिजर्व 1/3 ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली सीट्स फॉर वुमेन। यही जो अधिनियम है भाई वो लोकसभा और असेंबली में हमारे पास रिजर्व सीट्स के लिए यहाँ पे लाया गया था, बट इट रिजर्व 1/3 ऑफ लोकसभा सीट एंड असेंबली फॉर वुमेन। क्या सही स्टेटमेंट है यार, बिल्कुल सही है। एंड विद इन दी वुमेन कोटा सीट्स आर रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ST एंड SC। नो, यहाँ पे जो सीट्स हैं वो ST एंड SC वुमेन्स के लिए ही रिजर्व किए जा रहे हैं। ST एंड SC वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व किए जा रहे हैं, नॉट फॉर OBC। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमारे पास ये सही है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो हमारे पास 1/3 जो लोकसभा में सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व करने की बात करता है। एंड द लॉ विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स विथ सीट रोटेशन आफ्टर डिलिमिटेशन। बिल्कुल सही बात है यार। हमसे इनकैट पूछा है, इनकैट क्या हो जाएगा, ओनली 179 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये जो लॉ होगा वो 15 साल के लिए होगा, उसके बाद जो सीट होंगे वो रोटेशन में देखने को मिलेंगे भाई, 1/3। क्वेश्चन नंबर 80 है, विथ रेफरेंस टू दी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हमको बात किसकी करनी है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट। इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। बिल्कुल सही है। जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी था वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू बनाया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिसोर्स इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ CWMA। नो, जो मिनिस्टर होगा वो हमारे पास अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो CWMA का जो मिनिस्टर होगा इसको अपॉइंट किया जाएगा by the central government. This is incorrect. है ना, वर्च्यू से नहीं बन पाएगा इसका चेयरपर्सन। सो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, है ना। आंसर हो जाएगा, करेक्ट नहीं पूछा मतलब इनकरेक्ट पूछा है भाई, यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, विथ रेफरेंस टू दी ट्रूनेट टेस्ट। हमको बात किसकी करनी है, ट्रूनेट टेस्ट की बात करनी है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। ट्रूनेट टेस्ट के लिए हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट बताना है भाई। किसके बारे में बताना है, ट्रूनेट टेस्ट के बारे में बताना है, इनकरेक्ट। ट्रूनेट कैन डिटेक्ट TB, HIV एंड COVID-19। ट्रूनेट जो है ना वो क्या करता है, ट्रूनेट जो है वो HIV, TB और COVID-19 को रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में ये टेस्ट कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था भाई। एंड ट्रूनेट मशीन इज़ नॉट पोर्टेबल एंड कैन नॉट बी कैरिड टू रिमोट एरियाज़। नो, ये बहुत पोर्टेबल होता है इसीलिए इसको रिमोट एरियाज़ में ले जा सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट हो जाएगा B, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 82 है, द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ अ सूरोपोड डायनासोर फॉसिल, है ना। एक सूरोपोड डायनासोर फॉसिल जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया फ्रॉम द मिडिल जुरासिक पीरियड इज़ फाउंड इन विच रीजन। कौन से रीजन में मिला है भाई, ये थार डेजर्ट में। बहुत सारे थार डेजर्ट के अराउंड, अगर आप तुक्का भी लगाना हो तो आपको पता होना चाहिए भाई, थार डेजर्ट के अराउंड बहुत सारे जियोलॉजिकल फॉसिल्स मिले हैं। जो उस समय पानी के नीचे था, उस समय डायनासोर्स वहाँ रहते थे, उसके बाद ये सूखा पड़ गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 83 है, विथ रेफरेंस टू द सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। हमको बात करनी है 6A ऑफ व्हाट, 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है।
Section 6A was inserted into 1955 Act as part of the Assam Accord to preserve and protect Assamese culture and integrity। जो 6A है उसको असम अकॉर्ड के हिसाब से इंसर्ट किया गया है, बिल्कुल सही है। अंडर 6A फॉरेनर्स हु एंटर्ड असम बिफोर जनवरी 1, 1966 हैव द सेम राइट एज ऑब्लिगेशन एंड ऑब्लिगेशन एज इंडियन सिटीजन। बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन इसके बाद 1966 के 1 जनवरी के बाद जो भी इंटर किया है उसको हम इंडियन सिटीजन नहीं मानेंगे, है ना। उससे पहले जो असम में एंटर हुए हैं वो सबको असम के सिटीजन्स को जो मिलता है राइट्स उन सब के हिसाब से ही मिलेगा। तो दोनों सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है अब्राहम अकॉर्ड आर बायलैटरल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग विच कंट्रीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अब्राहम अकॉर्ड किसके किसके बीच में है, बच्चे को पता होना चाहिए अब्राहम अकॉर्ड किसके किसके बीच में है। इजराइल के बीच में, यूएई के बीच में एंड बहरीन के बीच में है, ठीक है ना। अब्राहम अकॉर्ड किसके किसके बीच में है ना, इजराइल, यूएई एंड बहरीन, ठीक है। ये इसको यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने इसको मीडिएट किया था, है ना। ये 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी में नहीं भूलना है कभी, मतलब नींद में भी नहीं भूलना भाई। इजराइल, यूएई और बहरीन के अंदर, है ना, बहरीन के बीच में क्या है भाई, अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू दी एंटार्क्टिक ट्रीटी। हमको बात किसकी करनी है भाई, हमको बात करनी है एंटार्क्टिक ट्रीटी की। द एंटार्क्टिक ट्रीटी इंटर इनटू फोर्स इन 1961 एंड करंटली हैज़ 54 पार्टीज़। क्या एंटार्क्टिक ट्रीटी अभी हमारे पास 54 पार्टीज़ है, 1961 में आया था, बिल्कुल सही बात है। और ये जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है प्रमोट फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड अलो मिलिट्री एक्टिविटीज़। नो, ये साइंटिफिक रिसर्च को तो प्रमोट करता है बट ये प्रोहिबिट करता है, इट प्रोहिबिट मिलिट्री एक्टिविटीज़। सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। नो, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द एंटार्क्टिक ट्रीटी, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए, ओनली 1 इज करेक्ट। 86 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कावेरी रिवर। हमको बात किसकी करनी है भाई, हमको बात करनी है कावेरी रिवर की। द कावेरी रिवर राइजेज एट तालाकावेरी ऑन द ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका। जो कावेरी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है भाई, तल कावेरी रीजन से, जो कि कहाँ पे है, ब्रह्मगिरी हिल्स के अंदर। और ब्रह्मगिरी हिल रेंज कहाँ पे है भाई, वेस्टर्न घाट के अंदर, है ना। कौन से स्टेट में है, मेनली ये कर्नाटका में है, कोडुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो दिस इज करेक्ट। द रिवर ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। नो भाई, यहाँ पे ये इधर से ओरिजिनेट करता है, इस प्रकार से इधर जाता है। बच्चे को पता है, डज नॉट ड्रेन इन अरेबियन सी, ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल। द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर इंक्लूड हरांगी, हेमवती, शिमशा एंड अराकवती। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब ऊपर वाले, नहीं नीचे वाले, सॉरी, ठीक है। तो नीचे वाले हमारे पास राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन आता है भाई, है ना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास कौन कौन आता है ना। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, है ना, ये सब हमारे पास राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं क्या, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ऐसा लगेगा। सो यहाँ पे हमारे पास सी की एक ही करेक्ट है, बिकॉज हरांगी, हेमवती एंड शिमशा दिस आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यार। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, है ना, हमारे पास राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। काबिनी जो है वो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, अमरावती जो है वो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, भवानी इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, अमरावती इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, है ना। भवानी राइट, है ना, अमरावती, काबिनी। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 1। तो 86 का आंसर है ए, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है विथ रेफरेंस टू पॉन्जी स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, पॉन्जी स्कीम की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। पॉन्जी स्कीम के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। पॉन्जी स्कीम प्रॉमिस हाई रिटर्न्स विथ लिटिल और नो रिस्क। नो, पॉन्जी स्कीम एक फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टिंग स्कैम था जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे, है ना, विथ लिटिल रिस्क, लिटिल और नो रिस्क, बिल्कुल सही है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर टिपिकली पेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारे पास
इसमें क्या किया जाता था, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको पे किया जाता था यूजिंग फंड्स फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स, है ना, लीडिंग टू इवेंचुअल कोलैप्स। सो ये भी सही है, दोनों इन करेक्ट है। तो हमारे पास इनकैट पूछा है, इनकैट कोई सा भी नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा डी। विथ रेफरेंस टू दी न्यू पंबन रेलवे सी ब्रिज, हमारे पास जो न्यू पंबन रेलवे सी ब्रिज है बना हुआ है, न्यूज़ में था न्यू पंबन रेलवे सी ब्रिज, उसके बारे में करेक्ट पूछा है। इट कनेक्ट मंडापम टाउन ऑन दी मेनलैंड टू दी रामेश्वरम ऑन दी पंबन आइलैंड इन तमिलनाडु, है ना। रामेश्वरम कहाँ पे है भाई, पंबन आइलैंड में है। वो क्या करता है, ये जो न्यू पंबन रेलवे सी ब्रिज है ये मंडपम टाउन को कनेक्ट करता है पंबम आइलैंड से, जो कि तमिलनाडु में है। सही बात है यार। एंड द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन जियोग्राफिकली चैलेंजिंग टेरेन प्रोन टू साइक्लोन्स एंड विथ हाई विंड वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। हमको बात किसी करनी है, आईसीएपी की बात करनी है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एम टू रिड्यूस कूलिंग डिमांड एंड डेवलप अ नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। जो कूलिंग डिमांड है उसको कम करने की बात करता है, एंड हम एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलप करने की बात करते हैं, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। एंड इट सोनली फोकसेस ऑन एक्टिव कूलिंग स्ट्रेटेजीज टू ऑप्टिमाइज कूलिंग लोड्स, गलत बात है भाई, ये बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करता है, जैसे कि पैसिव एंड एक्टिव कूलिंग स्ट्रेटेजीज की बात करता है, पॉलिसी इंटरवेंशन की बात करता है, स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। सो ये गलत बोल रहा है भाई, है ना, एक्टिव प्लस पैसिव। उसके साथ साथ ये यहाँ पे इंटरवेंशंस की बात करता है, उसके साथ साथ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। ICAP include policy intervention for market transformation but exclude public procurement of energy efficient AC appliance, है ना। ये देखो, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो है वो AC के अप्लायंस में लगता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेकंड थर्ड स्टेटमेंट है भाई, ये भी गलत है, बिकॉज यहाँ पे इंक्लूड करता है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट AC अप्लायंस, ओके। सो ये एक्सक्लूड बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा बी, ओके। दो यहाँ पे इनकरेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 90 है, विथ रेफरेंस टू UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट, हमको बात करनी है UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट के लिए हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट बताना है UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट के लिए। The summit seek to accelerate action by government, businesses and civil society to build a more climate resilient global economy, बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लगेगा, है ना, है ना, सही बात है, ऐसा लगेगा, और ये सही भी है, बिकॉज ये जो समिट है वो एक्सेलरेट करता है जो गवर्नमेंट का एक्शन है, सिविल सोसाइटी का एक्शन का, जिससे वो क्या कर पाएँ, क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ पाएँ। एंड द क्लाइमेट एम्बिशन समिट टुक प्लेस इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। नो, ये क्लाइमेट एक्शन समिट जो था और क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो था वो कहाँ पे हुआ था भाई, न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था। एंड न्यूयॉर्क कहाँ पे है, US के अंदर। तो इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट यहाँ पे बी इज इनकरेक्ट, ओनली 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। हमको बात करनी है अमसार की, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। द अमसार एक्ट डिफाइंस एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट ब्रॉडली इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्कल्पचर्स, क्या उसको स्ट्रक्चर्स एंड स्कल्पचर्स के साथ उसको ये डिफाइन करता है अमसार, बिल्कुल सही है। एंड इट अप्लाइज ओनली टू पब्लिक ओन मॉन्यूमेंट्स, नो, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के लिए। द एक्ट प्रोहिबिट एनी कंस्ट्रक्शन विद इन 100 मीटर रेडियस अराउंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट, बिल्कुल सही है यार, है ना। ऐसे मॉन्यूमेंट जो कि 100 साल से पुराने हैं उसको ये देखता है, और ये 100 मीटर के अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्शन को रोकता है। सो यहाँ पे इनकट ओनली 1 स्टेटमेंट है। सो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 92 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू क्वाड। हमको बात करनी है क्वाड की, वो तो पता होगा क्वाड में कौन कौन मेंबर है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और US है। द फर्स्ट क्वाड लीडर समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली इन 2021।
बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट क्वाड जो समिट हुआ था वो वर्चुअली हुआ था। क्वाड लीडर समिट वर्चुअली 2021 में हुआ था कोरोना की वजह से। द क्वाड कंप्राइज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड चाइना, नो, यूएस एंड जापान। इट इज़ कमिटेड टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 92 का बी। 93 है विथ रेफरेंस टू मोटो जीपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको इनकरेक्ट बोलना है, बताना है भाई इसके बारे में, मोटो जीपी के बारे में। मोटो जीपी के बारे में इनकरेक्ट बताना है। मोटो जीपी इज़ अ टर्म यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिलिंग चैम्पियनशिप। मोटो जीपी जो है उसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मोटो जीपी को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। एंड डोरना स्पोर्ट्स इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द चैंपियनशिप। डोरना स्पोर्ट्स इज द गवर्निंग बॉडी, नो, जो FIP है, सॉरी FIM है, जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइक्लियम है ना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइक्लिज्म, इट इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द चैम्पियनशिप, मोटो जी रेसिंग का है ना। एंड डोना स्पोर्ट क्या है? कमर्शियल राइट होल्डर है यार, तो उसका ये गवर्निंग बॉडी नहीं है। ठीक है, हमसे इनकट पूछा, इनकट हो जाएगा बी। ओनली 2 इज करेक्ट। 93 का हो जाएगा बी आंसर। 94 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। हमको बात किसकी करनी है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड की बात करनी है। आर्बिट्रेशन एंटेल्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी असिस्टिंग इन रीचिंग अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट। ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है ये किसकी बात करता है? आर्बिट्रेशन की बात करता है क्या? आर्बिट्रेशन एंटेल अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी असिस्टिंग इन रीचिंग अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बात है यार। ओके, कोलिशन और सॉरी कंसिलिएशन इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ अ इम्पार्शियल थर्ड पार्टी टू मेक अ बाइंडिंग डिसीजन। कंसिलिएशन जो है, देखो ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है। आर्बिट्रेशन से बाइंडिंग डिसीजन की तरफ जाते हैं। आर्बिट्रेशन में हमारे पास थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता भाई, कॉन्सिलिएशन में हमारे पास थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है। एंड आर्बिट्रेशन लीड्स टू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन लीड्स टू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट एंड कंसिलिएशन लीड्स टू व्हाट? कंसिलिएशन लीड्स टू अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, इनकरेक्ट है। एंड मीडिएशन का मतलब क्या होता है भाई? मीडिएशन मतलब एंड इन्वॉल्व्स अ मीडिएटर फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन फॉर अ वॉलंटरी सेटलमेंट। बिल्कुल सही बात है, वरना मीडिएशन में कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन होता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 95 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एशियन गेम्स। हमको बात किसकी करनी है? एशियन गेम्स की बात करनी है। एशियन गेम्स आर हेल्ड एवरी 4th ईयर एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। बिल्कुल सही बात है भाई, हर 4 साल में होता है, उसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसको ऑर्गेनाइज करता है। द गेम वेयर फर्स्ट हेल्ड न्यू दिल्ली इन 1951। बिल्कुल सही है, एशियन गेम्स पहली बार कहाँ पे हुए थे? न्यू दिल्ली के अंदर 1951 में हुए थे। सिप्रस, अर्मीनिया एंड इसराइल दो इन एशिया पार्टिसिपेट इन यूरोपियन गेम्स। बिल्कुल सही बात है। इनकट हमसे पूछा है भाई, कोई सा भी इनकट नहीं है, सारे सही हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 96 है विथ रेफरेंस टू बुद्धावरम प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था भाई, बुद्धावरम प्रोजेक्ट की बात करनी है। बुद्धावरम प्रोजेक्ट के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है ना। एक बुद्धावरम प्रोजेक्ट जो है एक मैसिव बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क है, जो कि कहाँ पे डेवलप किया गया है? इट इज़ डेवलप्ड इन नागार्जुन सागर, तेलंगाना के अंदर। एंड ये वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या? नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या? नहीं है। एंड इट इज़ नॉट इन हैदराबाद, इट इज़ इन तेलंगाना।
सॉरी बोटनिकल गार्डन नहीं है ये, तेलंगाना भी तो हैदराबाद के अंदर आता है, मतलब हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, बट ये हैदराबाद में नहीं है ना, वो नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है ये। ओके, क्वेश्चन 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पैसिफिक आइलैंड फोरम। हमको बात किसकी करनी है, पैसिफिक आइलैंड फोरम की बात करनी है। इट इज़ द प्रीमियर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द रीजन, फाउंडेड इन 1971। बिल्कुल सही है भाई, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1971 में इसको फाउंड किया गया था, एंड इसके 18 मेंबर्स हैं, क्या बिल्कुल सही बात है। एंड द फोरम्स विजन इज फॉर अ रीजन ऑफ पीस, हार्मोनी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये पीस, हार्मोनी एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करता है भाई, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा सी, ऑल थ्री आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन डिस्प्यूट ओवर द नागोर्नो काराबाख रीजन। आर्मेनियन, अजरबैजान, बहुत बार न्यूज़ में लिखने को मिल गया भाई। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो नागोर्नो काराबाख रीजन है ना, नागोर्नो काराबाख रीजन है, यहाँ पे लोग किसके हैं, एथनिसिटी क्या है भाई, इनकी एथनिक आइडेंटिटी है आर्मेनिया के लोग हैं। लेकिन ये टेरिटरी किसके टेरिटरी के अंदर आता है ना, किसके टेरिटरी के अंदर आता है, ये अजरबैजान के टेरिटरी के अंदर आता है। और इसके बगल में क्या है, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी का बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है भाई, अजरबैजान है, रशिया है ना, ईरान है ना, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 है, विथ रेफरेंस टू दी 5 हमको बात किसकी करनी है, 5 इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस की। जो 5 है वो क्या है, एक तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। 5 इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस के बारे में इनकरेक्ट। दी 5 अलायंस इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। क्या सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज न्यूजीलैंड नहीं आता भाई 5 के अंदर, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज 5 के अंदर यूएस आता है, यूके आता है ना, ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा आता है एंड न्यूजीलैंड आता है, फ्रांस नहीं आता भाई। ओके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उसका साथ वाला दोस्त, कनाडा, यूके एंड यूएस। दिस इज करेक्ट, सॉरी दिस इज इनकरेक्ट, एंड दिस पार्टनर कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर रेंज ऑफ इंटेलिजेंस विथ वन अनदर। बिल्कुल सी है, बॉर्डर रेंज शेयर करते हैं किसके रेफरेंस में, इंटेलिजेंस के रेफरेंस में। सो इनकट हमसे पूछा, इनकट हो जाएगा ए, ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, विथ रेफरेंस टू नासा ओसिरिस रेक्स मिशन। हमको बात किसकी करनी है, नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में हमको बताना क्या है, करेक्ट। ये ओसिरिस रेक्स मिशन कलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम एस्ट्रॉयड बीनू। ये ओसिरिस रेक्स मिशन जो है वो एस्ट्रॉयड बीनू से अपने सैंपल कलेक्ट करता है, क्या बिल्कुल सही बात है ना, ये न्यूज़ में था, वही पता होना चाहिए। और ये जो ओसिरिस रेक्स मिशन जब एस्ट्रॉयड बीनू से सैंपल कलेक्ट करेगा है ना, सैंपल कलेक्ट करेगा तो क्या करेगा, क्या पता कर लेगा भाई, अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में पता करता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। न्यूज़ में था भाई, एनआरएफ की बात करनी है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। एनआरएफ हैज़ अ बजट ऑफ 50,000 करोड़ ओवर 5 ईयर टू बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया। कि ये सही है भाई, बिल्कुल सही बात है, इसका 50,000 करोड़ का एक बजट दिया गया है एनआरएफ को। एंड एनआरएफ फंड आर यूज्ड फॉर रिसर्च इन नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड आर्ट। ये भी सही है भाई,
and the Union Minister of Science and Technology is the ex officio president of NRF governing board. No, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसके गवर्निंग बोर्ड के हमारे पास क्या है भाई, एक्स ऑफिसो मिनिस्टर हैं और एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट है, कौन है, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट ऑफ द NRF गवर्निंग बोर्ड. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली वन इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 102 है द स्कारबोरो शोल रिसेंटली इन द न्यूज़ इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. तो हमने देखा भाई स्कारबोरो शो एक आइलैंड है जो कि साउथ चाइना सी में है और नॉर्थ से साउथ 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को मैं अरेंज करूँ. सबसे ऊपर में हमारे पास क्या है, पारासल आइलैंड्स है ना. उसके बाद है स्कारबोरो शोल आइलैंड. उसके बाद है स्पार्टली आइलैंड्स. उसके बाद है नथुना आइलैंड्स. क्वेश्चन नंबर 103 है विथ रेफरेंस टू दी बेसबरोह कमेटी विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमको बात किसकी करनी है, बेसबरोह कमेटी की बात करनी है. एंड बेसबरोह कमेटी के लिए हमसे पूछा गया है करेक्ट बताना है. तो बेसबरोह कमेटी वॉज एस्टेब्लाइज टू एड्रेस व्हाट, टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ सिटीजन फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लिविंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग दूसरे दूसरे जगह में रह रहे हैं है ना. 2014 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी. तो जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग जो डिफरेंट पार्ट में रह रहे हैं उनके कंसर्न्स को देखते हुए बेसबरोह कमेटी बनाई गई थी. क्वेश्चन नंबर 104 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करनी है. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर स्कूल कैटेगराइज द सर्कुलर स्ट्रक्चर and teaching style into 4 stages: foundational, preparatory, middle and secondary. बिल्कुल सही है यार. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 4 स्टेज में डिवाइड किया है इसको फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज में. बिल्कुल सही है. द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल सर्व द अम्ब्रेला रेगुलेटर फॉर लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन. नो, इट विल है ना. हायर एजुकेशन तो यहाँ पे रहेगा इंक्लूडिंग दी, देखो यहाँ पे सब चीज़ आ रहा है. हायर रेगुलेशन, ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो एक अम्ब्रेला बॉडी है जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा. एक्सक्लूडिंग दी मेडिकल एंड एजुकेशनल, एक्सक्लूड करता है लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन को. बिकॉज सपोज मेडिकल एजुकेशन के लिए हम बात करते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MC है, इसको आपने NMC कर दिया, नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन. ठीक है, सो ये गलत है भाई. नॉट ऑल, इन दोनों को छोड़ के ऑल, एक्सेप्ट इन दिस. इट एम्ड फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बाय 2030 टारगेटिंग 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी. बिल्कुल सही है. इसका एक टारगेट है कि भाई हम प्री प्राइमरी से सेकेंडरी तक क्या करें, 100% एनरोलमेंट रेशियो लेके जाएं. तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर यहाँ पे करेक्ट. क्वेश्चन 105 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड. हमको बात किसकी करनी है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड की बात करनी है. इट वॉज एडप्टेड इन 1989 टू प्रोटेक्ट एंड फुलफिल द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड. बिल्कुल सही बात है यार. इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर. बिल्कुल सही है. जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन है वो लीगली बाइंडिंग है. And India is not the signatory to the Convention on the Rights of Children. No, India इसका signatory है भाई. India is signatory. So this is incorrect. करेक्ट पूछा है, कट जाएगा only 2. आंसर हो जाएगा 105 का B. 106 नंबर क्वेश्चन है द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. GSI की बात करनी है भाई. ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो कि न्यूज़ में था. ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज चाइना डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस के रेफरेंस में यहाँ पे ये न्यूज़ में था. बिकॉज जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है ना, वहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करता है, चैलेंज करने की बात करता है. जो US लेड सिस्टम चल रहा है उसको ये एक तरह से चैलेंज करता है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. क्वेश्चन नंबर 107 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बालसेम. बालसेम की बात करनी है. एंड बालसेम इज नोन एज टच मी नॉट.
हाँ, बालसम टच मी नॉट बोलते हैं क्या? बालसम को बिल्कुल सही है यार। ड्यू टू बस्टिंग ऑफ मैच्योर सीड फॉर सीड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है। बालसम जो होता है उसको टच करने से ना फट जाता है और इसमें सीड डिस्पर्सल हो जाता है। ऑल 220 बालसम स्पीसीज इन इंडिया आर फाउंड इन द साउदर्न वेस्टर्न घाट्स। ना भाई ना, है ना, ये इंडिया के साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में 135 स्पीसीज पाए जाते हैं। 135 species of 220, not all. So this is incorrect. Balsam are not considered as an indicator species of climate change. No, ये indicator species के फॉर्म में इसको माना जाता है बिकॉज जहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत खतरनाक होता है वहाँ पे ये उगते नहीं है भाई, क्लाइमेट ख़राब होता है। सो इसको बोलते क्या है? इट इज़ गुड इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। करेक्ट पूछा, कट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 8 है विद रेफरेंस टू रूमेटिक हार्ट डिसीज़, हमको बात किसकी करनी है? रूमेटिक हार्ट डिसीज़ की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के लिए हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। इट इज़ कस्ड बाय डैमेज ऑफ द हार्ट वॉल्व्स एंड हार्ट मसल्स फ्रॉम द इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग कस्ड बाय रूमेटिक फीवर, बिल्कुल बात सही बात है यार। एंड इट हैपन ड्यू टू द नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू इन्फेक्शन विद स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। नो, नॉर्मल रिस्पॉन्स की वजह से नहीं होता भाई, जो हमारे बॉडी का एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से, उसकी वजह से ये रूमेटिक हार्ट डिसीज होता है। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा गया है। 108 का आंसर हो जाएगा बी। 109 का क्वेश्चन है एंजल टैक्स, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है भाई, एंजल टैक्स तो पता ही होना चाहिए। विद रेफरेंस टू एंजल टैक्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंजल टैक्स की बात करनी है भाई। एंजल टैक्स के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? एंजल टैक्स के बारे में हमसे पूछा गया है, एंजल टैक्स के बारे में हमसे पूछा गया है करेक्ट। एंजल टैक्स इज लेविड इन अनलिस्टेड कंपनीज, है ना। एंजल टैक्स कहाँ पे लेवी किया जाता है? उन अनलिस्टेड कंपनीज में इसको लेवी किया जाता है जो कि इशू करते हैं शेयर टू एन इन्वेस्टर एट हायर प्राइस देन अ फेयर मार्केट प्राइस। ओके, ऐसे अनलिस्टेड कंपनी जो कि इशू कर रहे हैं शेयर टू एन इन्वेस्टर एट अ हायर प्राइस देन द फेयर मार्केट प्राइस, ठीक है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट इसको मिलता है उस पर लगता है एंजल टैक्स। ओके, पहली बात याद रखना, ये इन अनलिस्टेड कंपनी पे लगता है, तो लिस्टेड वाला हटा दिया मैंने, है ना। एंड जो कि शेयर को इशू कर रहे हैं किस दाम पे? इतने रुपए में कि जो कि मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, उसके ऊपर एंजल टैक्स लग रहा है भाई। सरकार को किसी को फ़ायदा हो तो सरकार को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा जलन होती है, इसलिए सरकार उस पर टैक्स लगा देता है। उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एंजल टैक्स। विद रेफरेंस टू फॉस्फोरस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमसे पूछा गया फॉस्फोरस के बारे में, करेक्ट बताना है भाई। फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज अ गैस एनेबलिंग इट टू रेडियली ट्रांसफर बिटवीन लैंड एंड वाटर रिजल्टिंग इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या फॉस्फोरस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करता है यार? नो, फॉस्फोरस जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है ना, लैंड एंड वाटर के बीच में एक्सचेंज होता है, पत्थरों में पाया जाता है, पत्थरों से पानी होता है, पानी से फिर पत्थर, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जो गैसियस बायो जो केमिकल साइकिल है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के लिए है भाई, है ना, फॉस्फोरस के लिए नहीं होता। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फॉस्फोरस आर इन मोरक्को एंड वेस्टर्न सहारा रीजन, बिल्कुल सही है। मोरक्को के अंदर हमारे पास लार्जेस्ट रिजर्व देखने को मिलता है फॉस्फोरस का, और वेस्टर्न सहारा रीजन में। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 111 है विथ रेफरेंस टू दी बोल्सन टॉर्टोइज, हमको बात किसकी करनी है भाई? बोल्सन टॉर्टोइज की बात करनी है। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। बोल्सन टॉर्टोइज के बारे में हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। बोल्सन टॉर्टोइज के बारे में हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। द बोल्सन टॉर्टोइज इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द 6 नॉर्थ अमेरिकन टॉर्टोइज स्पीसीज। बोल्सन टॉर्टोइज सबसे छोटा है? नो, इट इज़ सबसे लार्जेस्ट यार, इट इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग द 6 नॉर्थ अमेरिकन टॉर्टोइज स्पीसीज। ओके, एंड इट इज़ वल्नरेबल। ओके, इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। नो भाई, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, इनकरेक्ट हमसे बार बार यार इसको गोला मारना है, नीचे को मत देखना। तो इनकरेक्ट दोनों है, आंसर हो जाएगा 111 का C।
क्वेश्चन नंबर 112 है द टर्म अल्ट्रा लॉन्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। हमको बात किसकी करनी है? अल्ट्रा लॉन्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो अल्ट्रा लॉन्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसको बोल रहे हैं भाई? जिनका मैच्योरिटी पीरियड 50 साल से ज़्यादा होता है या फिर 50 साल होता है, उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा लॉन्ग, है ना। क्वेश्चन नंबर 113 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। आसपा की बात करनी है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की बात करनी है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ग्रांट एक्सटेंसिव पावर टू सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग शूट टू किल एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। बिल्कुल सही बात है यार। It is invoked during militancy or insurgency that poses a threat to India's territorial integrity। बिल्कुल सही बात है। It allows arrest without a warrant and provide legal immunity to security forces in disturbed areas। मतलब आप उसके ऊपर केस नहीं लगा सकते, जैसे किसी को भी पकड़ के ले गए बिना वारंट के, लेकिन आप अब उस समय पुलिस के ऊपर भी केस नहीं लगा सकते कि आपने कैसे पकड़ लिया। ओके, लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उनको। हमसे इनकट पूछा, यहाँ पे कोई सा भी इनकट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 114 है द स्प्रिंट चैलेंज, जो कि न्यूज़ में था। स्प्रिंट चैलेंज न्यूज़ में था भाई, क्यों न्यूज़ में था स्प्रिंट चैलेंज? न्यूज़ में क्यों था भाई स्प्रिंट चैलेंज? ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इट इज़ प्रमोटिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन इंडियन नेवी। स्प्रिंट चैलेंज की न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ये क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। किसको प्रमोट कर रहा है भाई? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को इंडियन नेवी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 115 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमको बात किसकी करनी है? काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो इन्फॉर्मेट इक्वालॉजी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, जो कि न्यूज़ में रहता है वहाँ से उठा के पूछ लिया जाता है। तो आप क्वेश्चन बनाए रहोगे तो याद रहेगा, वरना हवा में नहीं आएगा। सो काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक लार्जेस्ट सेंचुरी है। कहाँ पे है भाई? बिहार के अंदर है काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिल्कुल सही बात है। एंड कारकट वाटरफॉल इज़ अ पार्ट ऑफ काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिल्कुल सही है। जो कारकट वाटरफॉल है, जो कारकट झरना है, वो किसका पार्ट है? काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो दिमाग में कभी भी मत भूलना कि काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? बिहार में है। एंड दिस सेंचुरी इज़ नोन फॉर इट्स एंशियंट केव पेंटिंग्स। और इस सेंचुरी में क्या है भाई? बहुत सारे ऐसे गुफाएं हैं जहाँ पे एंशियंट केव पेंटिंग्स हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 116 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। हमको बात किसकी करनी है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात करनी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिमिक द इम्यून सिस्टम बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है यार। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्यों हैं? हमारे सिस्टम को मिमिक करते हैं और आसानी से मार देते हैं बॉडी, मतलब जो उस किसको, जो बाहर से आया उसको। एंड दे अटैच टू एंटीजन टू एड इन देयर एलिमिनेशन। हाँ बिल्कुल सही है ना, एंटीजन से अटैच हो जाते हैं और उनके एलिमिनेशन में एड करते हैं, सहायता करते हैं। एंड नेल्सन के जर्नी, जॉर्ज जे.एफ. खोलर एंड केसर मिल्स्टन रिसीव द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर वर्क ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन 1984। बिल्कुल सही बात है। कोलर, जेरी एंड मिल्स्टिन को क्या मिला था भाई? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, सब करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मतलब 117 है विथ रेफरेंस टू दी करेंट अकाउंट डेफिसिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे CAD की बात करनी है, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करनी है हमको। करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट बताना है। द करंट अकाउंट डेफिसिट अकर व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड इम्पोर्ट्स। जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है कि इंपोर्ट ज़्यादा होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है। आप लॉजिकली सोचो भाई, हमारा एक्सपोर्ट, भगवान गवर्नमेंट बोलती है एक्सपोर्ट बढ़ाओ जिससे फायदा होता है, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। सो व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट देन इट्स लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट। द करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्लूड नेट इनकम एंड ट्रांसफ़र। बिल्कुल सही बात है यार, इसमें नेट इनकम एंड ट्रांसफ़र आता है। तो इनकट हमसे पूछा, इनकट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 118 है द टोटो लैंग्वेज रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो जो टोटो लैंग्वेज है वो क्यों न्यूज़ में था भाई? है ना,
तो टोटो लैंग्वेज एक साइनो टिबेटन लैंग्वेज है जो कि ट्राइबल लोग बोलते हैं, है ना। सो इट इज़ अ साइनो टिबेटन लैंग्वेज रिटन इन बंगाली स्क्रिप्ट। बिल्कुल सही है। टोटो लैंग्वेज जो है वो टोटो नाम के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं भाई वेस्ट बंगाल में, वो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। एक साइनो टिबेटन लैंग्वेज है, न्यूज़ में था इसीलिए हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, विथ रेफरेंस टू 13th इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस। हमको बात करनी है 13th इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, 13th इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ को होस्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी पैसिफिक एट दी मानेकशॉ सेंटर, है ना। बिल्कुल सही है। इंडियन आर्मी और पैसिफिक आर्मी ने इसको मानेकशॉ सेंटर में होस्ट किया था, जो 13th इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस था वो। एंड द कॉन्फ्रेंस एम टू एड्रेस प्रेसिंग रीजनल कंसर्न्स, बिल्कुल सही है। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 120 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सफदरजंग बॉम्ब। तो सफदरजंग टॉम की बात करनी है, सफदरजंग टूम की बात करनी है। जो सफदरजंग टूम है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1784 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह। देखो भाई, इसको अहमद शाह बहादुर के समय बनाया गया था, नॉट ड्यूरिंग मोहम्मद शाह। इसको बनाया गया था अहमद शाह बहादुर के समय। एंड द मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड ऑन एन एलिवेटेड ग्राउंड यूजिंग रेड एंड ब्राउनिश येलो सैंडस्टोन। बिल्कुल सही बात है। ये डेट तो सही है, 1754 में बनाया गया था, है ना, लेकिन अहमद शाह बहादुर के द्वारा बनाया गया था। एंड टूम इज सराउंडेड बाई चार बाग स्टाइल गार्डन। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 121 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिवर कावेरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। लार्जेस्ट रिवर साउथ इंडिया में कौन है भाई? गोदावरी है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। एंड इट इज़ नोन एज पोन्नी इन तमिल। बिल्कुल सही है। कावेरी को पोन्नी कहा जाता है इन तमिल। कावेरी इज द 4th लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा रिवर, देन उसके बाद है ये द मेघदातु प्रोजेक्ट प्लान्ड अक्रॉस कावेरी रिवर हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बिल्कुल सही बात है। इन कट हमसे पूछा गया है भाई, इन कट हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन 122 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू GRAP ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करनी है, GRAP की बात करनी है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करनी है। इट वॉज अप्रूव बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2016 फॉर दिल्ली एंड NCR। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। इसको अप्रूव किसने किया था? ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था 2016 में फॉर दिल्ली एंड NCR रीजन। एंड GRAP इंस्टीट्यूशनलाइज मेजर टू बी टेकन व्हेन एयर क्वालिटी डिटेरिएट्स। बिल्कुल सही है। जब एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं भाई, है ना, हमारे पास जो पानी है, मतलब पानी का छिड़काव किया जाता है एंड बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है जो कि पोल्यूशन करें, इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देता है, आसपास की इंडस्ट्रीज़ को। एंड GRAP वर्क्स ओनली एज एन इमरजेंसी मेजर एंड डज नॉट इंक्लूड एक्शन टू बी टेकन थ्रू आउट ईयर टू टैकल पोल्यूशन। बिल्कुल सही, एक जस्ट एन इमरजेंसी मेजर है ये। इनकैट पूछा गया है, इनकैट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। 123 है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू शस्त्र रामानुजा प्राइज इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? शस्त्र रामानुजा प्राइज की बात करनी है। शस्त्र रामानुजा प्राइज के लिए हमसे पूछा गया है, शस्त्र रामानुजा प्राइज के लिए हमसे पूछा गया है, करेक्ट। एंड द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। ये जो शस्त्र रामानुजा प्राइज है उसको शानमुगा आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी देता है क्या? 1900 से दे रहा है क्या वो?
बिल्कुल सही है। एंड अ कैश प्राइस ऑफ $10,000 is presented annually to individuals age 32 और above, नो 32 और बिलो है, 32 साल से उससे नीचे वाले आदमी को दिया जाता है शस्त्र रामानुजा प्राइज, है ना, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन 24 है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू और विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हमको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करनी है। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल सही बात है यार, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ओनली ऑथराइज इंस्टीट्यूशन टू इशू एंड एनकैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बिल्कुल सही है, हम और सिर्फ स्टेट बैंक के अकाउंट में ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन 125 है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू और विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। हमको बात करनी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट की। तो ICSID जो है, कन्वेंशन इज मल्टीलैटरल ट्रीटी फॉर्मेटेड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल सही है, ये जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है वो वर्ल्ड बैंक ने बनाया है। एंड इंडिया अभी तक इसका मेंबर नहीं है भाई, दोनों इसका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। तो हमने देखा सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की 125 क्वेश्चन देखे, पूरे मंथ के करंट अफेयर MCQ कवर किए हैं, इससे बाहर आने के चांसेस ही नहीं है यार, है ना। सो ये हमने सितंबर तक कवर कर लिया, उसके बाद हम मार्च अप्रैल में या फिर जनवरी फरवरी में कवर करूँगा 5 मंथ की और, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी के।